माइक लगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कल के वीडियो में अपन ने साइमन कमीशन को पढ़ा हुआ था, है ना। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम पर। ठीक है, कल के वीडियो में जब अपन साइमन कमीशन को पढ़ रहे थे तो अपन ने कहा था कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे, है ना। पहला सम्मेलन बुलाया था उसने 1930 ईस्वी को, असफल हो गया था। दूसरा सम्मेलन बुलाया 1931 ईस्वी को, इस भी असफल हो गया था। और तीसरा सम्मेलन बुलाया था 1932 ईस्वी को, है ना। और ये सम्मेलन भी पूरी तरह से क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों की असफलता पर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था, है ना। और वही श्वेत पत्र 1935 के भारत शासन अधिनियम की क्या बना था, अभिव्यक्ति बना था। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम में क्या प्रावधान रखे गए ये अपन समझने वाले हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम की सबसे पहली जो विशेषता ये है कि ये अभी तक जितने अधिनियम पारित होकर भारत आए हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर जो भी अधिनियम पारित किए गए और जितने भी अधिनियम पारित होकर भारत आए हैं, एकमात्र ऐसा अधिनियम था जो प्रस्तावना रहित था। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रस्तावना नहीं थी, है ना। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये प्रस्तावना रहित है। ठीक, इस अधिनियम की दूसरी विशेषता ये है, देखना वर्तमान से समझें तो वर्तमान में हम नाम देते हैं भारत। ठीक है, क्या भारत कहीं है क्या? कोई शहर, कोई जगह, कोई कस्बा भारत है? मेरी समझ से तो भारत कहीं नहीं है ना। लेकिन जब हम 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बात करते हैं तो फिर हम नाम क्या देते हैं, भारत। हम किसी राज्य का नाम नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि भारत कहीं है ही नहीं है। लेकिन जब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला देते हैं तो इस सम्मिलित समूह को, इस सम्मिलित संघ को नाम क्या देते हैं, भारत। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की दूसरी व्यवस्था थी कि इस अधिनियम द्वारा, है ना, अखिल भारतीय संघ की क्या की जाए, स्थापना की जाए, जिसमें सभी राज्य और देशी रियासतें क्या होंगी, शामिल होंगी, क्योंकि उस समय केंद्र शासित प्रदेश तो थे नहीं। ठीक, तो इस अधिनियम की दूसरी विशेषता थी कि इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। अर्थात भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली को लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली को लागू किया गया। और इस समय संघ की 2 इकाइयां थी, है ना, यानी 2 तरह के प्रांत थे इस समय। ठीक, पहले ऐसे प्रांत जिन्हें अपन नाम देते हैं ब्रिटिश प्रांत हैं भारत के, लेकिन नाम क्या देते हैं, ब्रिटिश प्रांत। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्रांत थे जिन पर प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का क्या था, शासन था। और दूसरे प्रांत जिन्हें अपन नाम देते हैं देशी रियासत, ये ऐसे प्रांत थे जहां पर अभी राजाओं का शासन था, लेकिन यह राजा किसके नियंत्रण में थे, अंग्रेजों के। क्लियर? तो पहले विशेषता 1935 का अधिनियम प्रस्तावना रहित अधिनियम था। दूसरी विशेषता 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अर्थात भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली को लागू किया गया। और इस समय भारत में संघ की 2 इकाइयां थीं, या 2 तरह के प्रांत थे। एक प्रांत ऐसे जो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, जिन्हें अपन नाम देते हैं ब्रिटिश प्रांत, और दूसरे प्रांत ऐसे जहां पर अभी भी राजाओं का शासन था, लेकिन यह राजा अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। इसी कारण इन्हें नाम क्या देते हैं, देशी रियासत। क्लियर? तो अखिल भारतीय संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक, अगर हम इस अधिनियम की तीसरी विशेषता पर जाएं तो तीसरी विशेषता को लेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, समझिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में क्या किया गया था, द्वैध शासन, है ना। 1919 के अधिनियम में पढ़ा था कि इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन लगाया जाएगा। और प्रांतों के शासन करने वाले विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय।
आरक्षित विषय गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के नियंत्रण में थे जो महत्वपूर्ण विषय थे, और हस्तांतरित विषय गवर्नर जनरल तथा उस मंत्रिमंडल के नियंत्रण में थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी, और इसके विषय के होने या ना होने से ब्रिटिश सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। किस पर पड़ना था? भारतीयों पर, है ना। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया था, उस द्वैध शासन को 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है, भारत के केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया और इसे जाकर समाप्त किया जाएगा 1947 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। समझ में आया? 1935 के भारत शासन अधिनियम की तीसरी विशेषता थी कि जो प्रांतों का द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा लगाया गया था, उसे 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के केंद्र में जो द्वैध शासन लगाया गया था, उस द्वैध शासन को आगे चलकर कब समाप्त किया जाएगा? 1947 में। इसकी तीसरी विशेषता है। ठीक है, इसकी चौथी विशेषता की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो इस अधिनियम की जो चौथी विशेषता थी वो यही थी, है ना, कि भारत में जो शासन करने के विषय हैं, जो शासन के विषय हैं, है ना, वर्तमान में देखें चाहे 1935 में देखें, लगभग एक जैसी व्यवस्था है ना। शासन के जो विषय हैं, इसमें शासन के विषयों का विभाजन किया गया था। दूसरे शब्दों में कहूँ कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के केंद्र यानी भारत एवं उसके राज्य, जो राज्य थे, है ना, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के केंद्र एवं राज्यों के मध्य क्या किया गया? शक्तियों का बंटवारा किया गया, है ना। और जब शक्तियों का बंटवारा किया गया तो इन समस्त प्रशासनिक विषयों को, ये शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। समझिएगा, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ कि कौन सी शक्ति केंद्र के पास होगी और कौन सी शक्ति राज्यों के पास होगी, है ना। और जब केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ तो इस बंटवारे में कितनी सूचियां बनी? 3 सूचियां, जिसमें से पहली को हम नाम देते हैं संघ सूची, ध्यान दीजिएगा। दूसरी को हम नाम देते हैं राज्य सूची, है ना, और तीसरी को हम नाम देते हैं समवर्ती सूची। ठीक, ये है समवर्ती सूची। ठीक, वर्तमान में भी यही है। वर्तमान में भारतीय संविधान की जब अनुसूचियां पढ़ेंगे और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को पढ़ेंगे तो प्रशासनिक विषयों को 3 भागों में बांटेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या हुआ? बंटवारा हुआ, है ना। तो जब केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ तो कितने भाग बनाए गए? 3 भाग, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, समझिए ना। संघ सूची में इस समय 59 विषय हैं, यानी संघ सूची में शामिल करने के विषय कितने थे 1935 में? 59। राज्य सूची में विषय कितने थे? 54। ठीक है, और समवर्ती सूची की अगर बात करूं तो समवर्ती सूची में विषय कितने थे शामिल? कितने विषय थे? 36। ठीक, संघ सूची का मतलब है वह सूची या ऐसे विषय जिनमें शासन, प्रशासन, नियम और कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संघ या केंद्र के पास, है ना। ऐसे विषयों को किस सूची में रखा जाता है? संघ सूची में, है ना। राज्य सूची का मतलब है ऐसे विषय जिनमें शासन, प्रशासन, नियम और कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यों के पास। उन्हें कहाँ रखा जाता है? राज्य सूची में, है ना। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया जाता है जिसमें शासन, प्रशासन, नियम और कानून दोनों करते हैं, राज्य और संघ दोनों। लेकिन अगर दोनों के द्वारा बनाए गए कानून कभी भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो यहाँ पर किसके कानून को मान्यता दी जाएगी? संघ के कानून को। क्लियर? तो 1935 के अधिनियम का जो चौथा पॉइंट है वो यही है कि समझिए ध्यान से, 1935 के भारत शासन अधिनियम का जो चौथा पॉइंट निकलेगा वो यही निकलेगा कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया तथा भारत के समस्त प्रशासनिक विषयों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। संघ सूची वह विषय जिसमें शासन, प्रशासन, नियम और कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संघ और राज्य, संघ एवं केंद्र के पास, और इस समय इसमें कितने विषय थे? 59। राज्य सूची वह विषय जिसमें शासन, प्रशासन, नियम और कानून करने का अधिकार किसके पास है? राज्यों के पास। विषय कितने थे? 54। समवर्ती सूची जिसमें शासन, प्रशासन, नियम और कानून संघ एवं राज्य दोनों करते हैं। विषय कितने थे? 36। लेकिन अगर दोनों के कानून एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं तो प्राथमिकता किसे दी जाती है? संघ को या ना कि राज्य को। इनमें विषय कौन कौन से शामिल थे?
59 है, 54 है, 36 है। मेन विषय बता देता हूँ। संघ सूची में विदेश विभाग संघ सूची में है, क्योंकि वर्तमान में भी अगर अपन देखें तो किसी भी राज्य के पास विदेश मंत्रालय नहीं होता है। विदेश मंत्रालय सिर्फ एक है देश में। किसके पास है? भारत के पास। रक्षा, किसी भी राज्य में रक्षा नहीं होता है। रक्षा किसके पास है? भारत सरकार के पास, है ना। यानी तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जनगणना, ये महत्वपूर्ण विषय किसके हैं? संघ सूची के। राज्य सूची की बात करूं तो पुलिस राज्य का विषय है 1935 में। लोक सेवा आयोग राज्य का विषय था, और शिक्षा राज्य का विषय। लेकिन ध्यान देना 1935 में शिक्षा राज्य का विषय था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा कहाँ है? समवर्ती सूची में, है ना। और 1935 में समवर्ती सूची के विषय क्या थे? दंड, विधि एवं प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद, है ना। तो 1935 के अधिनियम की चौथी विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ, है ना। और जब शक्तियों का विभाजन हुआ तो 3 भाग बनाए गए। संघ सूची में 59 विषय थे, संघ कानून बनाएगा। राज्य सूची में 54 विषय थे, राज्य कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची में 36 विषय थे, संघ एवं राज्य दोनों कानून बनाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं अपन। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, समझिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, है ना, ये व्यवस्था की गई कि भारत में एक फेडरल न्यायालय, जिसे हम नाम देते हैं हिंदी में संघीय न्यायालय, है ना, भारत में एक फेडरल न्यायालय की क्या की जाए? स्थापना की जाए। ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में व्यवस्था की गई कि भारत में एक फेडरल या संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए, और इसी कारण भारत में 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। परंतु यहाँ ध्यान देना, संघीय न्यायालय विवादों के निपटारे का अंतिम न्यायालय नहीं था। अभी भी विवादों के निपटारे का अंतिम न्यायालय कौन सा न्यायालय था? प्रिवी काउंसिल। यानी संघीय न्यायालय को भी हम वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में भारत में किसी भी विवाद के निपटारे का अंतिम न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो 1935 में व्यवस्था की गई कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए, और इसी कारण 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। परंतु संघीय न्यायालय किसी भी विवाद के निपटारे का अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम न्यायालय अभी भी कौन सा था? प्रिवी काउंसिल। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट देखना, जब हम 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ रहे थे, 1858 का, यानी स्वतंत्रता 1857 की क्रांति के बाद का, है ना। तो 1858 का जब हम भारत शासन अधिनियम पढ़ रहे थे तो अपन ने कहा था कि इस अधिनियम द्वारा, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों के पदों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, है ना। और इन दोनों के पदों को समाप्त करके एक नया पद बनाया गया, जिसे नाम क्या दिया गया था? भारत राज्य सचिव। ये नया नाम दिया गया था। ठीक है, दोनों के पदों को समाप्त कर एक नया नाम दिया गया था, भारत राज्य सचिव। ये मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को, तो कंपनी को चलाने के लिए 24 सदस्य क्या बने थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 6 सदस्य क्या बनाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और 1784 से लेकर 1858 ईस्वी तक, है ना, कंपनी पर 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन था, जिसे नाम देते हैं कंपनी का द्वैध शासन। लेकिन 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा इन दोनों को समाप्त करके एक नया पद बनाया गया था, भारत राज्य सचिव। और वहीं पर हमने पढ़ा था कि भारत राज्य सचिव की सहायता करने हेतु एक 15 सदस्यीय परिषद होगी, जिसे नाम क्या दिया जाएगा? भारत परिषद। ये पढ़ा था हमने 1858 ईस्वी में, है ना, कि भारत राज्य सचिव का नया पद बना, जो भारत की शासन व्यवस्था को संचालित कराएगा, और उसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसे नाम दिया गया था भारत परिषद। लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं 1935। तो 1935 के अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव की जो सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद थी, है ना, इस 15 सदस्यीय परिषद को समाप्त किया गया, और इसे समाप्त करके भारत राज्य सचिव के सलाहकारों की क्या की गई? नियुक्ति की गई। इसे भी याद रखना कि 1935 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय भारत परिषद को समाप्त किया गया, और भारत परिषद को समाप्त करके भारत राज्य सचिव के सलाहकारों की क्या की गई? नियुक्ति की गई। ठीक, एक पॉइंट ये याद रखिए आप लोग। ठीक,
1958 में भारत राज्य सचिव का पद बना। उसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनी, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव की 15 सदस्यीय परिषद को समाप्त करके उसके स्थान पर भारत राज्य सचिव के सलाहकारों की क्या की गई, नियुक्ति की गई। ठीक, नेक्स्ट 1935 के अधिनियम में व्यवस्था की गई थी, जब 1935 तक क्या था, एक हमारा पड़ोसी देश है जिसे वर्तमान में नाम क्या देते हैं, बर्मा या म्यांमार, ये हमारा पड़ोसी देश है। ठीक, 1935 तक अगर अपन देखें तो 1935 तक बर्मा पर अंग्रेजों का अधिकार है ना, लेकिन बर्मा की शासन व्यवस्था कहाँ से चल रही थी, भारत से। उनके लिए अलग से कोई शासन कानून नहीं बनते थे, जो भारत के लिए कानून बनते थे वही कानून कहाँ लागू हो जाते थे, बर्मा में जाकर, है ना। तो 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि बर्मा की शासन व्यवस्था को भारत से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, और यही कारण है कि 1937 ईस्वी में, है ना, बर्मा की शासन व्यवस्था को भारत से अलग कर दिया गया तथा भारत के एक प्रांत का विभाजन किया गया, और वो प्रांत कौन सा था, बम्बई प्रांत। बम्बई प्रांत से एक प्रांत को अलग करके नया प्रांत बनाया गया जिसे नाम दिया गया था सिंध प्रांत, है ना। तो 1935 के अधिनियम में सिफारिश की गई और 1937 में प्रावधान लागू हो गया और बर्मा के प्रशासन को भारत से अलग कर दिया गया तथा सिंध प्रांत को किससे अलग कर दिया गया, बम्बई प्रांत से। ठीक, नेक्स्ट समझिए 1935 के अधिनियम में, है ना, एक बड़ा अच्छा सिफारिश की गई थी। 1935 के अधिनियम में कहा गया था कि भारत के जो प्रांत हैं, है ना, प्रांतों को कुछ स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ठीक, 1935 का भारत शासन अधिनियम कहता है कि भारत के जो प्रांत हैं, प्रांतों में कुछ स्वतंत्रता की स्थापना की जाए, ये प्रांतों को कुछ स्वतंत्रता क्या की जाए, प्रदान की जाए। और प्रांतों को जो स्वतंत्रता प्रदान करने की बात की गई तो सबसे पहले कहा गया कि प्रांतों में क्या करवाए जाएं, चुनाव करवाए जाएं। 1935 के अधिनियम में सिफारिश की गई कि भारत के प्रांतों को कुछ स्वतंत्रता दी जाए, है ना, और स्वतंत्रता देने का मतलब है कि भारत के प्रांतों में क्या करवाए जाएं, चुनाव करवाए जाएं। ठीक, और इसी अधिनियम की सिफारिश के आधार पर भारत के प्रांतों में 1937 में क्या करवाए गए, चुनाव करवाए गए। क्लियर, कितने प्रांतों में चुनाव हुए, 11 प्रांतों में, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 1935 के अधिनियम में सिफारिश की गई कि भारत के प्रांतों को कुछ स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ठीक, स्वतंत्रता प्रदान करने का मतलब था कि प्रांतों में चुनाव करवाए जाएं और वहां पर स्वतंत्र सरकार की क्या करवाई जाए, स्थापना करवाई जाए। क्लियर, तो 1937 में क्या हुए, चुनाव हुए, कितने प्रांतों में हुए, 11 प्रांतों में। क्लियर, इन 11 प्रांतों में जब चुनाव हुए तो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, है ना, और 3 प्रांतों में मिलीजुली या मुस्लिम लीग या अन्य किसी पार्टी, एक प्रांत में मुस्लिम लीग की और 2 प्रांतों में कांग्रेस और अन्य पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनी, है ना। तो 11 में से 8 प्रांतों में, है ना, कांग्रेस पार्टी की क्या बनी, सरकार बनी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 37 में चुनाव हुए, 8 प्रांतों में सरकार बनी। ठीक, विश्व इतिहास में अगर हम देखें तो विश्व इतिहास में इस समय 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक एक युद्ध हुआ जिस युद्ध को अपन नाम देते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, पहले विश्व युद्ध को हम पढ़ के आ रहे हैं कि पहले विश्व युद्ध में गांधी सहित भारत के अन्य बड़े नेताओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज हमें कुछ ना कुछ क्या देंगे, स्वतंत्रताएं देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, क्या अब भी भारतीय अंग्रेजों का साथ देंगे, बिल्कुल समझ से तो नहीं देंगे। और यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में किसी भी भारतीय नेता ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, क्योंकि एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जो हम प्रथम विश्व युद्ध में जल चुके हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध में हम साथ क्यों देंगे, नहीं देंगे, है ना। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें भी वही 2 गुट थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में वही इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, और धुरी राष्ट्रों में थोड़ा सा देश बदल जाएंगे। पहले में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, और अब हो जाएंगे जर्मनी, इटली और जापान। युद्ध हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, है ना, युद्ध हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध में हमने क्या किया, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। तो जब हमने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, समझिएगा, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया जब हमने, तो अंग्रेजों ने भारतीयों से बिना पूछे या भारतीयों की इच्छा को जाने बिना, है ना, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो जैसे ही भारत को अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से सलाह मशविरा किए शामिल किया, प्रांतों में, जिन 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थीं, उन 8 प्रांतों की कांग्रेस की सरकारों ने 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को अपने पदों से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। आया समझ में।
ठीक है, अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। ठीक, ये चुनाव की बात थी। 1900 फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1935 के भारत शासन अधिनियम में सिफारिश की गई थी कि भारत के प्रांतों में स्वतंत्रता की स्थापना की जाए, और स्वतंत्रता की स्थापना तभी संभव थी कि जब भारत के प्रांतों में चुनाव करवाए जाएं और वहां पर स्वतंत्र सरकार की क्या की जाए, स्थापना की जाए। क्लियर। तो इसी सिफारिश के कारण भारत में 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए। कितने प्रांतों में चुनाव हुए? 11 प्रांतों में। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में, है ना, कांग्रेस की सरकारें बनी। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से बिना कोई सलाह मशविरा किए जब अंग्रेजों ने या इंग्लैंड ने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, तो भारत के 8 प्रांतों की कांग्रेस सरकारों ने 22 अक्टूबर 1939 को अपने पदों से क्या दे दिया? त्यागपत्र। एक पॉइंट यहां और याद रखना, है ना, जो 11 प्रांत हैं, इन 11 प्रांतों में से, है ना, 6 प्रांत ऐसे थे जिनका विधानमंडल, है ना, कितने सदनीय था? द्विसदनीय। क्लियर। जैसे इस समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय भारत के अधिकांश राज्यों का विधानमंडल कितने सदनीय है? 1। वहां सिर्फ विधानसभा होती है ना। और अगर अंग की बात करेंगे तो 2, विधानसभा और राज्यपाल। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो आज की डेट में भी 7 या 8 लगभग ऐसे प्रांत हैं जिनका विधानमंडल कितने सदनीय है? 2 सदनीय। लेकिन 1935 की अगर बात करूं तो 1935 में 11 प्रांतों में से 6 प्रांत ऐसे थे जिनका विधानमंडल 2 सदनीय था, विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर। और वो 6 प्रांत कौन कौन से थे? इनमें से एक था असम, ठीक है, जिनका विधानमंडल 2 सदनीय था। एक था बंगाल, जिसका विधानमंडल 2 सदनीय था। एक था बिहार, जिसका विधानमंडल कितने सदनीय था? 2 सदनीय था। एक था मद्रास, इसका विधानमंडल 2 सदनीय था। और एक था संयुक्त प्रांत। क्लियर। यानी संयुक्त प्रांत का मतलब वर्तमान यूपी। क्लियर हो रहा है ना। तो इन 11 प्रांतों में से 6 प्रांत ऐसे थे जिनका विधानमंडल 2 सदन का था, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत। क्लियर। तो 1935 के अधिनियम की जो सिफारिश थी कि भारत के प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाए, तो स्वतंत्रता देने के लिए वहां पर स्वतंत्र चुनाव करवाए गए, स्वतंत्र सरकारों की स्थापना हुई। चुनाव 37 में हुए, 11 प्रांतों में हुए। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों का विधानमंडल 2 सदनीय था, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत। क्लियर। इन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की बिना इच्छा जाने भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया गया, तो 22 अक्टूबर 1939 को क्या हुआ? कांग्रेस के जितने भी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। क्लियर हुआ इतना? ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। 1935 के अधिनियम में, है ना, एक सिफारिश की गई थी, ये व्यवस्था रखी गई थी 1935 के अधिनियम में कि जो भारतीय मुद्रा है, हमारी जो करेंसी है ना, जिसे आज हम रुपया नाम देते हैं, भारतीय मुद्रा है, इसकी साख को नियंत्रित करना है। साख, क्रेडिट या वैल्यू। 100 रुपये का अगर आप नोट लिए हैं तो उसकी साख कितनी है? 100 है। आप मार्केट में जाकर 100 रुपये का कुछ भी ले सकते हैं, जबकि कागज है सिंपल सा, है ना, लेकिन उसमें कुछ लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे गवर्नर के क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं, है ना। तो मुद्रा की वैल्यू है कि आपके पास जो 100 रुपये का कागज डला है वो कितने की वैल्यू रखता है? 100 रुपये की, है ना। तो 1935 के अधिनियम में व्यवस्था की गई कि भारतीय मुद्रा की साख को नियंत्रित करना है, और साख को नियंत्रित करने के लिए एक संस्थान की स्थापना करना है जिसका नाम था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो जो वर्तमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना डेट कब रहेगी? 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि इस अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि भारतीय जो मुद्रा है उसकी साख को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की क्या की जाए? स्थापना की जाए। और 1935 में भारत में आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई? स्थापना की गई। क्लियर। नेक्स्ट देखना, एक पॉइंट हम 1909 ईस्वी से पढ़ रहे हैं, है ना, फिर उसे पढ़ा 1919 में, अब उसी को पढ़ना है 1935 में। और यह है क्या? पृथक निर्वाचक मंडल। अलग अलग चुनाव क्षेत्र अलग अलग जाति और धर्म के लोगों के लिए क्या कर देना? आरक्षित कर देना। क्लियर। तो 1909 में जो पृथक निर्वाचक मंडल मिला था वो किसे मिला था? मुस्लिम वर्ग को, है ना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा मिंटो ने दिया था, और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक भी माना जाता है। तो 1909 में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल किसे प्रदान किया गया? मुसलमानों को। यानी जो चुनाव क्षेत्र होंगे, जब कभी चुनाव होगा तो मुसलमानों के लिए कुछ सीटें क्या हो जाएंगी? आरक्षित हो जाएंगी। क्लियर। तो 1909 में मिला मुसलमानों को। 1919 की अगर बात करें तो 1919 में किसे मिला था? सिखों को, ईसाइयों को, है ना, आंग्ल भारतीयों को, ठीक है,
आंग्ल भारतीयों को और एक और मिला जिसे अपन ने नाम दिया था यूरोपियों को, है ना। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा इन लोगों के लिए भी चुनाव में सीटें रिजर्व हो गई, इन्हें भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया। अब आते हैं 1935 में। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का क्या किया गया, विस्तार किया गया, है ना। और अब सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल किसे मिल रहा है, भारत के दलित वर्ग को, है ना। इन्हें भी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रदान कर दिया गया, है ना। महिलाओं एवं मजदूरों को इन्हें भी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल क्या कर दिया गया, प्रदान कर दिया। यानी सीधा सा बोलें कि 1919 से भारत में अंग्रेजों ने जाति और धर्म के आधार पर फूट डालकर जो शासन करने की नीति अपनाई थी 1909 से उसे 1919 में और बढ़ावा दे दिया गया। ठीक है, 1909 में दिया धर्म के आधार पर मुसलमानों को, 1919 में दिया धर्म के आधार पर सिख, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को, लेकिन 1935 में धर्म के आधार पर नहीं दिया, किसके आधार पर दे दिया, जाति के आधार पर। अब दलित वर्ग, महिलाओं तथा मजदूरों को भारत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। क्लियर, समझ में आया। ठीक, अगर अपन देखें तो 1919 ईस्वी में अपन ने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में अपन ने पढ़ा था कि इस अधिनियम में सिफारिश की गई थी कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का क्या किया जाए, गठन किया जाए। ठीक है, 1919 के अधिनियम की सिफारिश थी कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का क्या किया जाए, गठन किया जाए। और इसी के आधार पर हमने 1926 ईस्वी में अपने देश में लोक सेवा आयोग का क्या किया, गठन किया, जो भारत के लिए उच्च प्रशासनिक पदों पर या उच्च प्रशासनिक सेवाओं की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। लेकिन 1935 के अधिनियम में हमने क्या कर दिया, ध्यान दीजिएगा, 1935 के अधिनियम में हमने किया कि संघ के लिए क्या होगा, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, है ना। और अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, ध्यान दीजिएगा, है ना, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर अपन बात करें तो इनके लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा जिसका नाम होगा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। क्लियर। तो 1919 के अधिनियम में व्यवस्था की गई कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, जिसके आधार पर हमने 1926 में लोक सेवा आयोग का क्या किया, गठन कर दिया, स्थापना कर दी। 1935 के अधिनियम में कहा गया कि संघ के लिए जो संघ की प्रशासनिक सेवाएं हैं जैसे IAS IPS उनके लिए क्या होगा, संघ लोक सेवा आयोग। राज्य के लिए जो राज्य की प्रशासनिक सेवाएं हैं जैसे SDM, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, उनके लिए राज्य लोक सेवा आयोग। और अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अगर आपस में चाहें तो अपने राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट, अगर हम 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम अब तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित करके भारत में भेजे गए अधिनियमों में सबसे बड़ा था। क्लियर। इस अधिनियम में कुल 10 अनुसूचियां थीं। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 10 अनुसूचियां थीं, है ना। इसके 15 भाग थे, है ना, तथा इसमें 321 अनुच्छेद थे। और यही कारण है कि इतना बड़ा अधिनियम होने के बावजूद इसे भारत का हम क्या नाम देते हैं, लघु संविधान। क्योंकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, तो भारतीय संविधान का जो सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान ने अगर किसी जगह से सबसे ज़्यादा विशेषताएं ली हैं तो वो कहाँ से ली हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। क्लियर। तो इस अधिनियम में 10 अनुसूचियां हैं, 15 भाग हैं और 321 अनुच्छेद हैं। इसी कारण, है ना, अपन इसे नाम क्या देते हैं, भारत का लघु संविधान। क्लियर। तो ये था हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अब अपन को बात करनी है, अपन स्वतंत्रता की ओर चल रहे हैं, है ना, 1947 की ओर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें अपन को द्वितीय विश्व युद्ध पे बात करना है और कैबिनेट मिशन पे बात करना है। ठीक है, तो ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, है ना। पहली कि प्रस्तावना रहित अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, अर्थात भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। और संघीय शासन प्रणाली की 2 इकाइयाँ थीं, जिनमें से एक का नाम है ब्रिटिश भारतीय प्रांत और एक का नाम है देशी रियासत। क्लियर। इस अधिनियम के द्वारा 1919 में भारत में प्रांतों में द्वैध शासन लगा था, उसे 1935 में समाप्त कर दिया गया, है ना। और प्रांतों की जगह द्वैध शासन कहाँ लगा दिया गया, केंद्र में। जिसे कब समाप्त किया जाएगा, 1947 में। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि जो प्रशासन के विषय हैं,
है ना, ये दूसरे शब्दों में बोलूं कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया और समस्त प्रशासनिक विषयों को 3 भागों में बांटा गया। संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय। क्लियर। इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई कि भारत में एक संघीय न्यायालय स्थापित किया जाए और यही कारण है कि हमने 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की, परंतु यह विवादों के निपटारे हेतु अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम न्यायालय आज भी क्या बना हुआ है, प्रिवी काउंसिल। क्लियर। ठीक। इसी अधिनियम के द्वारा 1958 में जो भारत राज्य सचिव का पद बना था और उसकी 15 सदस्यीय जो परिषद बनी थी भारत परिषद, तो 15 सदस्यीय भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और अब भारत राज्य सचिव की सहायता करने हेतु भारत राज्य सचिव के सलाहकारों की क्या की गई, नियुक्ति की गई। 1937 में बर्मा के प्रशासन को भारत से अलग किया तथा बंबई प्रांत को सिंध प्रांत से क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि भारत के प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाए और भारत के प्रांतों को स्वतंत्रता तभी मिलनी थी जब भारत के प्रांतों में क्या करवाए जाएं, चुनाव करवाए जाएं, है ना। तो सिफारिश 1935 में की गई। चुनाव कब करवाए गए, 1937 में। कितने प्रांतों में, 11 प्रांतों में। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में सरकार किसकी बनी, कांग्रेस की। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की इच्छा जाने बिना अंग्रेजों ने शामिल कर दिया तो 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के जितने भी मंत्रिमंडल थे जितने प्रांतों में, सभी ने अपने पदों से क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। लेकिन इन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों का विधानमंडल कितने सदनी था, 2 सदनी, विधानसभा विधान परिषद। कौन कौन से प्रांत थे, बंगाल, असम, बिहार, मद्रास, बंबई और संयुक्त प्रांत। ठीक। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, है ना। 1909 में मुसलमानों को मिला था, 1919 में सिख, ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों को मिला। लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत के दलित वर्ग को भी सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र निर्वाचक मंडल की क्या की गई, व्यवस्था की गई। ठीक। 1919 के अधिनियम में कहा कि लोक सेवा आयोग की स्थापना करो, तो 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी। ठीक है। लेकिन 1935 में लोक सेवा आयोग का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। विभाजन कैसा किया, संघ की प्रशासनिक सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी IAS IPS, है ना। राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के लिए राज्य लोक सेवा आयोग यानी SDM, कलेक्टर, तहसीलदार। और 2 या 2 से अगर अधिक राज्य चाहते हैं, है ना, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की क्या की गई, व्यवस्था की गई। ठीक। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में आए अब तक के अधिनियमों में सबसे बड़ा है, जिसमें 10 अनुसूचियां, 15 भाग और 321 अनुच्छेद थे। इसी कारण इस अधिनियम को अपन नाम क्या देते हैं, भारत का लघु संविधान। ये है अपना 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट टॉपिक अपन कैबिनेट मिशन से उठाएंगे, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में हम कैबिनेट मिशन पर चर्चा करेंगे और उसी पर अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।